नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे सब। देखिए, कल हम लोगों ने वो चैप्टर पूरा कर दिया था जिसमें रिलेशन के कॉन्सेप्ट आपको ख़त्म कर दिए गए थे, बता दिए गए थे। और हमने कल बताया था कि अगला जो क्लास होगा उसमें आपको हम रिलेशन पर आधारित सवाल बताएंगे, है ना। और वो सवाल स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम में या 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप गौर से देखिए। अभी हमने आपके इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है। कल अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार हम उसको याद कर लेते हैं कि कल हमने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था, दूसरा बताया था सिमेट्रिक रिलेशन बताया था, और तीसरा बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हमने ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था। और ये बताया था कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो क्या होता है, आपको याद हो तो बताओ, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जैसे आप गौर से देखिए, आपके यहां जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन प्रायः ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में आ जाते हैं। कि मान लीजिए कि 3 रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, R1, R2 और R3। ठीक, किस सेट पर डिफाइन कर रहे हैं, A, B, C पे। इसका मतलब ये R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 हो, ये सारे के सारे A क्रॉस A के सबसेट होंगे। और वो रिलेशन आपके इस तरीके से दिए गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे गए। अब आपको चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है, check whether these relations are reflexive, symmetric and transitive। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, परिभाषा आपने आपको कल बता दी थी, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। लेकिन एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड सीख लीजिए। जैसे सिमेट्रिक अगर आपको प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल, तो सिमेट्रिक अगर आपको दिखाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के हैं, सबका बी ए टाइप का मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिखाना है रिफ्लेक्सिव, तो अगर हम कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ ले जाते हैं जो सिमेट्रिक होने की बात को नहीं मानता है, यानी सिमेट्रिसिटी की परिभाषा को नहीं फॉलो करता है, तो समझ जाइए कि किसी भी चीज को अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सबके लिए दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं प्रूव करना है तो कम से कम अगर आप एक एग्जाम्पल ढूंढ के निकाल देते हैं उससे, तो आपका वो रिलेशन एज सिमेट्रिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, तो दिखाने से पहले ये ढूंढ लीजिए कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो ट्रांजिटिव की डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। अगर आप एक एग्जांपल ऐसा निकाल देंगे तो आपका पूरा रिलेशन को क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चलिए जैसे पहला सॉल्यूशन में आते हैं, हम पहला रिलेशन उठाते हैं। तो पहला रिलेशन मान लीजिए R1 है। R1 आपका यहां लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए R1 की पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी यानी हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की परिभाषा बताइए क्या होता है, कि जैसे A, B, C अगर यहां मौजूद है तो A, अगला आपका B, B और अगला आपका C, C ये मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इससे मतलब नहीं। तो बताइए, देखिए R1 में तीनों हैं कि नहीं है, हैं? तो इसका तात्पर्य होगा कि जो R1 हमारा है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे लिखेंगे कि सिंस A, A, B, B, C, C belongs to R1, so R1 is reflexive। R1 आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो। जरा सिमेट्रिक देखें, चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि जितने भी ए बी टाइप के हैं उनका बी ए टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ये ए बी है, अब आप देखो इसमें बी ए कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक ना कहने के लिए एक ही एग्जांपल आपके लिए काफी। क्या करेंगे,
लिखेंगे सिंस A, B belongs to R1 but B, A does not belongs to R1, so R1 is not symmetric. इसलिए R1 आपका क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलो जरा ट्रांजिटिव देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप बताइए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, क्या तरीका होता है कि अगर ए बी है और मान लीजिए बी सी है तो आपका क्या होना चाहिए, ए सी। जैसे देखो एक एग्जांपल हमको चाहिए, जैसे यहां पे इसको चेक करो, ए बी है और बी बी है, तो बी और बी कट गया मान लो, तो ए बी फिर से मौजूद है, इसका मतलब इसमें तो सेटिस्फाई होगा। तो अगर ए बी है और बी सी है तो हमारा ए सी होना चाहिए। अब देखो कहीं ए सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बस एक एग्जांपल काफी है। कैसे लिखेंगे कि सिंस A, B belongs to R1 and B, C belongs to R1 but A, C does not belongs to R1, so R1 is not ट्रांजिटिव। इसलिए आपका R1 क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देखेंगे गौर से कि जो पहला रिलेशन था ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अभी हमने पहला जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव है, मैं गलत बोल गया, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए इसको नोट करने के बाद दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए R2 पे आते हैं, तो R2 कैसा बच्चों, R2 में पहले चेक करो, R2 देखो ये लिखा हुआ है आपका। अब चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, A A होना चाहिए, B B होना चाहिए, C C होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये आपका R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखेंगे सिंस A, B, B, C, C does not belongs to R2, so it is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या है, अगर AB है तो BA होना चाहिए, AC है तो CA होना चाहिए। तो आपका R2 कैसा हो गया, R2 कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ऐसे इन शॉर्ट सबको लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट लिख सकते हैं कि if AB belongs to R2 implies that BA belongs to R2 for all ordered pairs, so R2 is symmetric। इसलिए आपका R2 कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए AB है और BC है तो फिर आपका AC होना चाहिए। तो देखो AC मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख दीजिए कि सिंस A, B बिलोंग कर रहा है R2 में, B, C बिलोंग कर रहा है R2 में, बट A, C does not belongs to R2, so R2 is not transitive। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये आपका सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और जरा तीसरा देखते हैं, R3 देखते हैं कि R3 आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो देखो R3 में क्या है, A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, इसका मतलब जो R3 है वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का देखो अगर AB है तो BA होना चाहिए, तो इसका मतलब R3 जो है वो नॉट सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए R3 बताओ क्या होना चाहिए, अगर AB है BC है तो आपका AC होना चाहिए, AB है BC है लेकिन AC नहीं है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये जो R3 नाम का रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई रिलेशन अगर दिया जाए और अगर हमको पहचानना हो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हम अपनी परिभाषा को ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल चेक कर लेंगे, अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन केस अगर हमको
एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जो सिमेट्री की परिभाषा को या ट्रांजिटिव की परिभाषा को फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव होगा तो ये जो रूल है वो इसके हर ऑर्डर पेयर पर फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको घर पे करिएगा। आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, बहुत ही आसान है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, सेट 1 2 3 पर वो डिफाइन है, और उस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो कह रहा प्रूव करके दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस आप लिखिएगा इसको, लेके दिखाई दे रहा है ऐसे, क्योंकि 1 2 3 है तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं, क्योंकि देखो 1 2 है और 2 3 है, तो आपका 1 3 होना चाहिए, तो वो भी नहीं। तो बस आप इसी चीज को लिख दीजिएगा। आप लिखने का तरीका देखिएगा एनसीईआरटी में, एग्जांपल में आपको इसको जैसे एग्जांपल में लिखा है, जैसे इसके पहले वाला सवाल हमने आपको बताया वैसे इसको आपको लिखना है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव करके दिखाओ कि आर नाम का रिलेशन फिर से इसी सेट पर डिफाइन किया गया 1 2 3 पर, और ये बहुत छोटा सा रिलेशन, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपके यहाँ, ज्यादा बड़े नंबर में नहीं आएंगे। उसमें 1 2 है और 2 1 है। अब आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तो देखिए सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 बैठा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, क्योंकि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो अगला 1 1 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आपका नहीं। तो ये 1 नंबर में आने वाले सवाल हैं जो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। चलिए बच्चों एक देखिए अच्छा सवाल है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ 4 नंबर में आने शुरू होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, करेक्ट प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द आर। देखिए एक आर तो आपका रिलेशन होगा, ये जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है ये सेट ऑफ रियल नंबर। इस आर का मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे हर ऑर्डर पेयर में रियल नंबर बैठा होगा, ठीक है। और वो रिलेशन हमारा डिफाइन कैसे है, उन रियल नंबर का ऑर्डर पेयर ले लिया गया है जो जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे से या तो छोटा है नहीं तो उसके बराबर है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां पे हम ग्रीन कलर से लिखेंगे तो समझ जाना कि वो आप हम लिख रहे हैं किसको, सेट को लिख रहे हैं, और जहां रेड कलर से लिखेंगे वो आपका रिलेशन आर होगा। तो देखिए हमारा जो रिलेशन आर दिया गया है इसका सलूशन देखिए। रिलेशन आर में क्या दिया गया है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं a, b जिसमें a लेस देन आर इक्वल टू b है। और आपको मालूम है कि चाहे a हो चाहे b हो, ये सारे के सारे a, b बताइए कहां से होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अब चलिए हम एक एक चीज इसमें प्रूव करते हैं। पहला प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, देखते हैं कि है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि फॉर ईच एलिमेंट which belongs to the set of real number r, आपको मालूम है कि कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, आप बताइए उसी रियल नंबर को उसी के बराबर या उससे छोटा लिख सकते हैं। भाई दोनों में से कोई एक बात सही होनी चाहिए, तो छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि a लेस देन आर इक्वल टू a हो गया, और ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a, a बताइए कहां चला गया, r। इट इंप्लाइज दैट a, a belongs to relation R for each a belonging to R। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ऑफ रियल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट देखो खुद से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि R आपका, सो R इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसलिए आपका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एलिमेंट हर रियल नंबर को हम उसके बराबर या उससे छोटा लिख सकते हैं। तो मान लीजिए छोटा वाली बात तो नहीं सही होगी, बराबर वाली बात तो सही है। इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है।
तो देखो सिमेट्रिक में उसने बोला कि सिमेट्रिक हमें नहीं प्रूव करना है, तो अब इसके लिए आपको एक ऐसा एग्जांपल निकाल लो जहां पे a, b तो r में बैठा हो लेकिन b, a r में ना बैठा हो। जैसे मान लेते हैं कि लेट 2, 3 बिलोंग्स टू r। 2, 3 बिलोंग्स टू r क्यों? बिकॉज 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। हम लिख सकते हैं 2 को हम 3 के बराबर या उससे छोटा लिख सकते हैं, बट 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो 3 कभी 2 से छोटा भी नहीं होगा और ना ही 2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो देखिए हमें एक एग्जांपल काफी है कि अगर हमारा 2, 3 r में था और अगर हमारा 3, 2 r में नहीं जाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सो रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए आपका ये रिलेशन क्या नहीं होगा, पहले सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो बच्चों आपको मालूम है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम a, b r में लेके चलते हैं, b, c r में लेके चलते हैं और a, c को भी हम r में दिखाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 रियल नंबर, लेट a, b, c हमने 3 ऐसे रियल नंबर उठा लिए सच दैट कि इसमें से देखो a, b r में है। देखो जब भी कभी ट्रांजिटिव दिखाना तो हमेशा ध्यान रखना a, b r में लेके चलेंगे, b, c r में लेके चलेंगे और a, c को हम r में दिखाएंगे। तो अगर a, b हमारा r में है तो हम कह सकते हैं a लेस देन आर इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि परिभाषा यही है कि वही ऑर्डर्ड पेयर r में रहेगा जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे के बराबर या उससे छोटा हो। एंड मान लेते हैं कि b, c भी हमारा कहां बैठा है, r में। तो बताओ b लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गए। अब हमारा a भी r में है और b c r में है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम a c r में लिखें। अब आ जाओ जरा नंबर थ्योरी पे। देखो कोई नंबर, पहला नंबर अगर दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर अगर तीसरे से छोटा है तो ये बाई नंबर थ्योरी फ्रॉम 1 and 2, बोलो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से क्या कह सकते हैं कि जो a होगा वो लेस देन आर इक्वल टू c हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि AC बिलोंग कर रहा है कहां, R में। तो देखो AB R में लेके चले, BC R में लेके चले और AC हमारा R में आ गया। सो R इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये एग्जांपल जो हमने देखा है, इसमें एक ऐसा एग्जांपल देखा जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव भी है। मान लो अगर ये सिमेट्रिक भी हो जाता तो बताइए क्या बन जाता है। तो आपने पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और आगे जो 2 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उसमें ऐसे ही कराएंगे कि 2-3 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिसमें हम रिलेशन को क्या दिखाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। देखिए इस चैप्टर में जितने भी सवाल होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें लिखने की जो मतलब इसका जो उत्तर दिया जाता है वो भाषा पता है, यानी लैंग्वेज इसमें खूब ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे उसने क्या बोला है कि मान लेते हैं R नाम का रिलेशन है, किस पर है, देखिए सेट ऑफ ऑल लाइन। जैसे कोई भी रिलेशन जब भी कभी दिया जाता है तो किसी न किसी सेट पर दिया जाता है। तो यहाँ पे सेट हमारा क्या है, दुनिया की जितनी भी लाइंस हैं समझिए उनका सेट यहाँ लिखा हुआ है। और इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो कैसा है, ऐसे लाइंस का ऑर्डर पेयर दिया गया है जिनमें पहली लाइन दूसरे के क्या हो, पैरेलल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखिए इक्विवेलेंस वर्ड आया है पहली बार, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक करना है और ट्रांजिटिव भी करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
देखो पहले तो हमें वो सेट मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि लेट L be the set of lines, L be the set of lines, यानी हमने लाइंस के सेट को क्या मान लिया, L मान लिया। और बताइए इस पर जो हमारा रिलेशन डिफाइन है वो कैसा डिफाइन है, L1 स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये इनके एलिमेंट हैं L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो देखिए सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। तो बताइए रिफ्लेक्सिव का तरीका क्या होता है कि इस सेट में जितनी भी लाइंस हो वो खुद से रिलेटेड हो। अब आप जानते हैं ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दुनिया की हर लाइन, जैसे ये लाइन है तो इस लाइन को हम खुद इसके पैरेलल कह सकते हैं, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इस बात को हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट every line is parallel to itself, हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो L नाम की कोई लाइन है तो हम L को L के ही पैरेलल कह सकते हैं, और ये लाइन कोई भी क्यों ना हो, अर्थात ये लाइन जो है वो इस सेट की कोई भी लाइन क्यों ना, तो यानी हम कह सकते हैं कि जब L L के पैरेलल हो गया तो L, L अर्थात हर लाइन खुद के पैरेलल हो गई। तो A, A जैसे मान लो 50 लाइनें हैं तो L1 पैरेलल L1 के, L2 पैरेलल L2 के, L3 पैरेलल L3 के, ऐसे L50 पैरेलल टू L50। ये किस में चला जाएगा बताइए, R में चला जाएगा। किसके लिए, प्रत्येक उस लाइन के लिए जो कि सेट L में बैठा है। तो बताइए यही तो होता है रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि सेट में जितनी भी लाइंस हैं वो सभी एक दूसरे सब खुद के पैरेलल हैं, अर्थात हर किसी का रिश्ता खुद उससे है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक का परिभाषा क्या होता है कि अगर ए बी हमारा R में है तो BA भी R में होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि दो लाइनें हैं L1 और L2 को हमने उठा ली सेट में से। क्यों, क्योंकि एलिमेंट हमेशा सेट में से उठाते हैं। और क्या मान लेते हैं कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में। देखो ये दो बातें मान के चलेंगे, दो लाइनें हमने उठाई और L1 L2 को हमने R में मान लिया। अब अगर हम L2 L1 को भी R में दिखा ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो बताओ L1 L2 अगर R में है तो कब होगा, जब L1 पैरेलल रहा होगा L2 के। अब आप खुद सोचिए कि बताइए L1 को कह रहे हैं L2 के पैरेलल, तो इसका उल्टा कह दीजिए L2 पैरेलल है किसके, L1 के। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, L2 इज पैरेलल टू L1। भाई अगर AB CD के पैरेलल है तो CD को भी हम AB के पैरेलल कह सकते हैं, और जब L2 पैरेलल L1 हो गया तो तुरंत वो इसमें चला गया। इसका मतलब L2, L1 बिलोंग कर गया किसमें, R में। सो R इज सिमेट्रिक हो, इसलिए R आपका कैसा हो गया बताइए, सिमेट्रिक हो। तीसरा हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो बताइए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले तीन लाइनें मान लेते हैं L1, L2, L3 हमने तीन लाइनें उठा ली सेट से। और क्या उठा दिया, और ट्रांजिटिव का तरीका क्या होता है कि AB को R में मान के चलो, BC को R में मान के चलो और AC को R में दिखा दो। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में। तो बताओ R में अगर होगा तो तुरंत कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। ये इक्वेशन नंबर 1। बताओ L2, L3 हम मान लेते हैं R में। तो बताइए क्या हो जाएगा, L2 इज पैरेलल टू L3। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप देखिए खुद समझिए कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है L1 है तो L1 के पैरेलल L2 होगी और इस L2 के पैरेलल L3 होगी। तो ज्योमेट्री का कांसेप्ट क्या कहता है कि L1 L3 के पैरेलल हो। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यानी फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि
कि L1 भी पैरेलल होगा L3। इसका मतलब L1, L3 बिलोंग कर जाएगा कहां पे, R। तो बताइए AB R में लेके चले, BC R में लेके चले और देखो AC R में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव। इसलिए हमारा रिलेशन कैसा हो गया, R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो बस आखिरी में एक लाइन आपको लिखनी है। देखिए रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो देखिए अब चूंकि बोर्ड पे जगह हम इस तरफ लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, एक फाइनल एक कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे कैसे कि सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। इसलिए रिलेशन कैसा हो गया बताइए आपका, ये इक्विवेलेंस हो गया। तो इस टाइप के सवाल आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जहां पे हमको कोई भी दिया जाएगा रिलेशन और प्रूव करना होगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। ये भाषा प्रधान, इसमें आपको लिखने का तरीका सबसे ज्यादा है, इसलिए एग्जांपल्स में से ऐसे क्वेश्चन जरूर देखेंगे जहां पे इक्विवेलेंस प्रूव किया। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, जिसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए कि रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट A, और A किसका सेट है, ट्रायंगल्स का, इन अ प्लेन एज दैट इस रिलेशन R में वो ट्रायंगल्स का पेयर मौजूद है जो आपस में सिमिलर हैं। T1 इज सिमिलर टू, यानी यहाँ रिलेशन किसका है, सिमिलर होने का। कह प्रूव करके दिखाओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है कि तीन ट्रायंगल हम आपको दे रहे हैं जिनके साइड 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 8 और 10 हैं। अब आपको बताना है कि तीन ट्रायंगल में इस वाले रिलेशन से, यानी सिमिलर वाले रिलेशन से कौन कौन जुड़े हुए हैं। T1 T2 जुड़ा है, या T2 T3 जुड़ा है, या T1 T3 जुड़ा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो पार्ट में समझिए। ये पार्ट आप इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पहले देखिए, और ये जो इसका लास्ट पार्ट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्वेश्चन आप समझिए कि इसको लिख लीजिएगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व सबसे बाद में करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखने का फिर तरीका ध्यान रखिएगा कैसे। पहले मान लेते हैं कि लेट A बी द सेट ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में दुनिया के सारे ट्रायंगल भरे हुए हैं, एंड रिलेशन R हमारा कैसा है, ऐसे ट्रायंगल का ऑर्डर पेयर इसमें आएगा जो एक दूसरे के सिमिलर हो, यानी यहां पे रिलेशन है इज सिमिलर टू। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस सेट में जितने भी ट्रायंगल हों सब खुद के सिमिलर होने चाहिए। तो आपको मालूम है बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हम जानते हैं कि दुनिया का हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रायंगल होगा T, T जो है वो बिलोंग कर जाएगा R में। क्यों? बिकॉज T is similar to T for each T belongs to set A। अर्थात क्या हुआ कि प्रत्येक ट्रायंगल खुद के सिमिलर है, इसलिए हर ट्रायंगल का खुद से वही रिश्ता होगा जो रिश्ता यहां पे है, सिमिलरिटी। तो बताइए आपका रिलेशन कैसा होगा। सो R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमें क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक का तरीका आपको मालूम है क्या, कि हम A, B R में मान के चलते हैं और B, A R में लिखा देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट T1, T2 belongs to R। अब बताओ अगर T1, T2 R में बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। यानी आप कह सकते हैं कि T1 सिमिलर होगा T2 के, तो उल्टा कह दीजिए
तो वी कैन ऑल्सो से दैट T2 इज सिमिलर टू T1। और बताओ जब दूसरा पहले के सिमिलर हो गया तो इससे ये पता चल गया कि जो T2, T1 है वो कहां चला गया, R में। तो देखिए A, B R में लेके चले और B, A भी हमारा R में चला गया। इसका मतलब क्या होगा, सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ये आपका रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। तीसरा बताइए ट्रांजिटिव की शर्त क्या होगी। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे निकालते हैं कि हम A, B R में मान के चलेंगे, B, C भी R में मान के चलेंगे और A, C को हम R में दिखा देंगे। यानी मान लेते हैं कि लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि T1 सिमिलर किसके होगा, T2 के। ये हम मान के चल रहे हैं। T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 विल बी सिमिलर टू T3। अब मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप यहाँ ज्योमेट्री का सहारा लीजिए। ज्योमेट्री क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा ट्रायंगल अगर तीसरे के सिमिलर है तो पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होगा। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we can say that T1 is similar to T3। और जैसे T1 और T3 को आपने सिमिलर किया तुरंत T1, T3 कहां चला गया बताइए, R में। तो देखो AB को R में मान के चले, BC को R में मान के चले, तो हमारा AC भी किसमें चला गया, R में। इसलिए R इज ट्रांजिटिव। R रिलेशन आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब आपको एक कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन कंक्लूडिंग होती है कि चूंकि R हमारा कैसा हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। R हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। R हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो R क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो लिख देते हैं सिंस relation R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जिसमें आपको इस रिलेशन को क्या प्रूव करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत छोटा सा है वो बताता हूं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। ये जो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, उसने कहा है कि 3 ट्रायंगल हम आपको दे रहे हैं। पहले ट्रायंगल की साइड 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट है, दूसरे की है 5 यूनिट, 12 यूनिट, 13 यूनिट, तीसरे की है 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट। और आप ध्यान से देखेंगे तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सारे फॉलो करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सिमिलरिटी वाले रिलेशन से कौन कौन इसमें आपस में जुड़े हो। तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। आप देखो जैसे 3 का रेशियो 5 के साथ लोगे और 4 का रेशियो 12 के साथ लोगे तो आपका इक्वल नहीं है। लेकिन अगर 3 का रेशियो 6 के साथ लेते हो, 4 का रेशियो 8 के साथ और 5 का रेशियो किसके साथ, 10, तो कैसे लिखेंगे कि as we know the similar triangle have the proportional corresponding side, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके साइड्स कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। मतलब फॉर T1 and T3 we can see that 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10, that will be equal to 1/2. It means that
T1 is similar to T3। आप ये ना समझिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते नहीं, जो करस्पॉन्डिंग साइड में जिनका रेशियो सेम होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड जिनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे वही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो आप ये उसने पूछा था कि T1 T2 T3 में आपस में इनमें किसका किसका संबंध है, तो आप क्या बोल सकते हैं, हियर T1 is related to T this, ये आप मान लीजिए 5 नंबर सॉरी 4 नंबर या 6 नंबर, अगर 6 नंबर का सवाल आता है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इक्विवेलेंस के लिए पहले जो आया करता था और 2 नंबर इसके मिल जाते हैं। हालांकि अभी 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि अब पूरा चेंज हो गया, 6 नंबर के लिए 5-6 चैप्टर ऐसे हैं इन्हीं में से आता है, वैसे इनमें से नहीं आएगा, फिर भी आपको ये याद रखना, ठीक।